हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू 12th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3B इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। स्टूडेंट, ये जो नया कंसेप्ट है मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, ये प्राइस इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने का मेथड हमने पिछले लेक्चर में प्राइस इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स में जो 5 टाइप्स थे जो आपने देखे, परफेक्टली इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, सेकंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, थर्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, 4 relatively elastic demand and 5 relatively inelastic demand। जो पहला टाइप्स था वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, उसका जो फॉर्मूला हमने देखा ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी ये जो था। फिर सेकंड का हमने देखा फॉर्मूला ED इज इक्वल टू 0, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो 0 हो गई है। फिर थर्ड हमने देखा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यानी ED इज इक्वल टू 1। और फोर्थ हमने देखा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड ED ग्रेटर देन 1। एंड 5 जो हमने देखा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड ED लेस देन 1। ये जो 5 टाइप्स थे, उनके बाद हमें ये मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनका आज स्टडी करना है। ये 5 टाइप्स का स्टडी किया और अभी कौन से केस में किस टाइप का इलास्टिसिटी देखा जा रहा है वो पहचानने के लिए मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हम स्टडी करने वाले हैं। इसमें 3 मेथड्स जो है वो हम देखने वाले हैं। फर्स्ट जो है वो रेशो और परसेंटेज मेथड, सेकंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और जो थर्ड जो है पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड। ये जो 3 जो है वो मेथड्स है। इसमें कौन से टाइप्स का जो है, कौन से केस में कौन से टाइप का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा, इसका हमें आज स्टडी करना है। पहले तो हम देखेंगे रेशो और परसेंटेज मेथड। रेशो मेथड is developed by Professor Marshall. According to this method, elasticity of demand is measured by dividing the percentage change in demand by the percentage change in price. Percentage method is also known as arithmetic method. Price elasticity is measured as, देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसके नाम में हमें पता चलता है कि इसका जो मतलब है परसेंटेज मेथड, रेशो और परसेंटेज मेथड। यहाँ पे जो प्राइस और चेंज जो क्वालिटी डिमांड क्वालिटी डिमांड जो चेंज होती रहती है और उन चेंजेस को हमें डिवाइड करना है, तो हमारा ऑटोमेटिकली जो कौन सा टाइप यहाँ पे आने वाला है वो हमें पता चल जाएगा। वी विल अंडरस्टैंड जो 5 टाइप्स जो है वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगी कि कौन से पॉइंट में, कौन से रेशो में ये 5 टाइप्स आने वाले हैं। यानी कितना बदलाव डिमांड में आया है और कितना बदलाव, उनका परसेंटेज कितना बदला है, प्राइस में आया हुआ उसका परसेंटेज कितना बदला है, डिवाइड करें तो आंसर मिल जाएगा हमें कि कौन सा टाइप्स यहाँ पे हमें लगने वाला है।
यहाँ पे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ईडी आपको मालूम है ईडी का मतलब क्या है, और ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड में कितने परसेंटेज का चेंजेस हुआ है, और उसको जब हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिवाइड करते हैं तो हमारा कौन सा मेथड यहाँ पे लागू पड़ने वाला है वो हमें समझ में आ सकता है। मैथमेटिकली जो हम देखते हैं क्या अबाव फॉर्मूला कैन बी परसेंटेज एज अंडर, हम दूसरा फॉर्मूला देख सकते हैं, ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, फिर उसको डिवाइड करेंगे डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी, तो ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इंटू 5 पी डिवाइडेड डेल्टा पी। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जब किसी पर्टिकुलर जो चीज़ है हमारी, वो पर्टिकुलर चीज़ की जो प्राइस देखी जाती है, फर्स्ट की 20 रुपीज़ थी। कोई भी पर्टिकुलर आप चीज़ देखो, उसकी प्राइस पहले 20 रुपीज़ थी, फिर उसकी क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, 10 रुपीज़ थी। यानी यहाँ पे जब प्राइस कम थी तो उसकी डिमांड 10 kg हो गई, और जब प्राइस हम थोड़ी दिन बाद जाते हैं, थोड़े 15 दिन बाद, 1 महीने के बाद वही पर्टिकुलर चीज़ हम खरीदने के लिए जाते हैं तो वो 20 से लेके 25 तक हो गई, यानी 5 रुपीज़ से वो उसमें बढ़ोतरी आ गई। तो उसका जो असर होता है वो क्वांटिटी डिमांड पे भी हो गया। देखो पहले जो थी 20 रुपीज़ की 20 रुपीज़ जब प्राइस थी तो हमारा डिमांड कितना था, 10 kg। अभी 25 प्राइस हो गई तो हमारा डिमांड हो गया 9, यानी 1 से वो घट गई, प्राइस जो है हमारा 1 से कम हो गया। अब हम आगे देखते हैं फॉर्मूला कैसे यूज़ किया जाता है। ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इंटू पी डिवाइडेड डेल्टा पी। यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस पी जो है, प्राइस ओरिजिनल प्राइस क्या थी 20, और न्यू प्राइस आ गई 25, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 5 डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस में और जो न्यू प्राइस है उसमें क्या डिफरेंस है, 5 रुपीज़ का आपको डिफरेंस दिखाया गया है यहाँ पे। तो ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड क्यू इज इक्वल टू 10 एंड न्यू डिमांड इज इक्वल टू 9, यानी पहले जो डिमांड थी हमारी 10 थी, फिर उसके बाद 9 हो गई, जब न्यू प्राइस आई तो 9 हो गई, यानी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 1 जो है डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। तो अब ये हम फॉर्मूला में इसका ये जो नंबर्स है वो डालेंगे। ई डी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इंटू पी डिवाइडेड डेल्टा पी, यानी आगे देखेंगे ई डी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू हमारा कितना है 1, जो डिफरेंस है वो 1 डिवाइडेड बाई 10, पहले जो क्वांटिटी थी डिमांड थी वो 10 की थी, इंटू 20, यानी हमारी प्राइस तब जब 10 डिमांड थी तो प्राइस कितनी थी 20, डिवाइडेड बाय 5, कितने का डिफरेंस आ गया हमारा 20 और 25 के पास 5 का डिफरेंस आ गया, वो 5 हमने यहाँ पे लिए, तो ई डी इज इक्वल टू हमारा 0.4 आ गया। यानी हम यहाँ पे देखते हैं कि ई डी ग्रेटर देन 1, इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रिलेटिवली इन इलास्टिक, यानी यहाँ पे जो हमारा जो है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, यानी लेस देन, सॉरी मैंने ग्रेटर देन बोला, लेस देन 1 हो गया, यानी 1 से हमारी प्राइस कम हो गई। ये जो था इस तरह से हमें रेशो और परसेंटेज से हमारे टाइप्स में यानी कितना बदलाव आ गया, कितने परसेंटेज से बदलाव आ गए, ये हम निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे सेकंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है उसका हम स्टडी करेंगे। दिस मेथड वॉज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। इन दिस मेथड
total amount of expenditure before and after the price change in compared. Here the total expenditure refers to the product of price and quantity demanded. यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेथड जो है वो बहुत सिंपल है। यहाँ ये जो नाम पे ही उसको बताया जाता है कि खर्चे के द्वारा कितना डिमांड है, प्राइस का यहाँ पे पहले से ज़्यादा या डिमांड कमोडिटी तब जब तक है कि कितना खर्चा हुआ था, तो उसके बाद जो प्राइस में चेंजेस आ गया है और उसमें हमें कितना खर्चा ही हो रहा है, उस चेंज को देखने के लिए हम प्राइस इलास्टिसिटी का पता लगा सकते हैं। यानी टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांड। यदि पुराने में कितना खर्चा हो रहा है और नए पे हम नए जो चीज़ यानी पर्टिकुलर हम कमोडिटी परचेस करते हैं तो उसमें कितना खर्चा आ रहा है, उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आ जाती है टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे हमें आ जाती है। इन दिस कनेक्शन मार्शल हैज़ गिवन द फॉलोइंग प्रपोर्शंस। ये जो है उनको मार्शल ने बोला गया है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। यानी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में हमने देखा कि यहाँ पे डॉक्टर मार्शल ने ये बताया गया है कि उन्होंने 3 जो प्रोपोर्शनेट है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड यानी ईडी ग्रेटर देन 1, बी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ईडी इज इक्वल टू 1 एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड ईडी लेस देन 1। यानी पहले हम देखते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। When a given change in the price of a commodity, total outlay increases and elasticity of demand is greater than 1। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि खर्चा जो है हमारा वो ज़्यादा हो रहा है, वो पहले से भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे ईडी ग्रेटर देन 1। सेकंड हम देखते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यानी ईडी इज इक्वल टू 1। व्हेन प्राइस फॉल और राइसेस टोटल आउटले डज नॉट चेंज और रिमेन कांस्टेंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। यानी यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो खर्चा था हमारा, जो आने वाला खर्चा था उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए, वो वैसे की वैसे ही है। जब खर्चा बढ़ा भी नहीं और कम भी नहीं हुआ, यानी प्राइस में कोई भी उतार चढ़ाव हुआ नहीं। इस टाइम पे जो होता है वो ईडी इज इक्वल टू 1 यानी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और थर्ड जो है हमारा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड ईडी लेस देन 1। When with a given changes in price of a commodity, total outlay decreases, elasticity of demand is less than 1। यानी यहाँ पे प्राइस के चेंज होने से खर्चा कम हो गया है, तो इट इज़ रियलिटी रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। यानी यहाँ पे जब देखते हैं हम प्राइस बढ़ गई है, तो प्राइस बढ़ जाने से क्या हो जाता है, हमारी जो खर्चा हो जाता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा टाइप हम यूज़ कर सकते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। जो लेस देन 1 है वो हम यूज़ कर सकते हैं। हम अभी जो हमारा यहाँ पे टेबल है वो टेबल हम देखेंगे टोटल आउटले मेथड। यहाँ पे हमने अभी देखा रिलेटिवली ए पे हमने देखा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड,
बी पे हमने देखा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड एंड सी पे हमने देखा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। जो ए पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो टेबल दिए गए हैं, प्राइस का टेबल दिया गया, प्राइस का कॉलम दिया गया है, क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिटी उसका कॉलम दिया गया है। टोटल आउटले जो है, टोटल आउटले कैसे आता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांड पर यूनिट जो होता है उनको इनटू किया गया है, यानी उनका जब हम कहते हैं कि गुणाकार किया गया तब जो आता है वो टोटल आउटले आ जाता है। फिर जो 4 कॉलम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो हम देखेंगे। फर्स्ट जो है ए में, जब प्राइस 10 थी तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी हमारी 6, यानी तब हमारी क्वांटिटी डिमांड थोड़ी ज़्यादा थी। जब प्राइस जो होती है वो 10 से 20 हो गई तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई, कम हो गई। वो हमारी 6 थी पहले तो कम हो गई, 1 से हमारी क्वांटिटी डिमांड कम हो गई। अभी टोटल आउटले देखते हैं तो 10 इंटू 6 यानी 60 रुपीज़ पहले हम खर्च करते थे। अभी उसके बाद जब हमारी क्वांटिटी डिमांड कम हो गई तो 20 रुपीज़ पे हम 5 यूनिट्स जो होती है, हमारी डिमांड 5 यूनिट्स की है पर प्राइस 20 हो गई तो हमारा खर्चा कितना हो गया, 100 रुपीज़ हमारा खर्चा हो गया। यानी यहाँ पे ED ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी डिमांड जो देखते हैं हम वो ED ग्रेटर देन 1 हो गया। बी कॉलम देखेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे कि पहले प्राइस थी 30, तब हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, 4 थी। तब हमें 30 इंटू 4 किया तो टोटल आउटले कितना हो गया हमारा 120। हमें उतना ही खर्चा आ रहा था, 120 आ रहा था। फिर उसकी प्राइस जब बढ़ गई 30 से 40 हो गई तो भी हमारा जो क्वांटिटी डिमांड है तो थोड़ा सा कम हो गया, पर प्राइस बढ़ गई इसलिए हमारा क्वांटिटी डिमांड थोड़ा कम हो गया। फिर टोटल आउटले देखा जाए तो उतना ही खर्चा हमें आता ही है, पहले जितना आता था अभी उतना ही आता है, यानी ED इज इक्वल टू 1। और सी हम देखेंगे, जब प्राइस पहले 50 थी तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, 2 थी, यानी प्राइस ज़्यादा है तो हम कितनी डिमांड करेंगे, 2। तो हमारा टोटल आउटले कितना हो गया, 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100, यानी 100 रुपीज़ हमें पर खर्चा आ रहा है। फिर प्राइस 50 से 60 हो गई, 10 रुपीज़ से बढ़ गई तो हमारा क्वांटिटी डिमांड भी कम हो गया, 2 से 1 हो गया। तो 60 इंटू 1 इज इक्वल टू 60, यानी टोटल आउटले जो है हमारा, जो टोटल खर्चा हो रहा है वो 60 रुपीज़ हो रहा है, वो कम हम करने लगे हैं, डिमांड हम कम करने लगे हैं क्योंकि प्राइस हमारी बढ़ गई है इसके लिए। तो ED लेस देन 1, ये जो थी हमारी सेकंड जो मेथड थी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इससे हम जो टाइप्स थे वो इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं कि कैसे इलास्टिसिटी डिमांड कितना बढ़ गया और कितना कम हो गया, ये हम निकाल सकते हैं। और कौन सा टाइप यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ये भी हम देख रहे हैं। अब हम थर्ड देखेंगे, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड। प्रोफेसर मार्शल हैज़ डेवलप्ड another method to measure elasticity of demand, which is known as point method or geometric method. The ratio method and total outlay method are unable to measure elasticity of demand at a given point on the demand curve. यानी यहाँ पे एक ही डिमांड कर्व है, उस पे ही एक ही डिमांड कर्व है, पर उस पे ही कैसे सारे इलास्टिसिटी के पॉइंट आते हैं वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो ये डायग्राम, यानी एक ही पॉइंट पे हमें कितने डिमांड कर्व जो है वो मेजरमेंट हम कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द परसेंटेज मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इसलिए अल्फ्रेड मार्शल ने कहा
कि ये जो है वो इजीली हम कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो मेथड दिया गया है वहाँ पे हम पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आसानी से मेजर कर सकते हैं। यूज़ द फॉर्मूला, यहाँ पे हम उन्होंने फॉर्मूला दिया गया है, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड। यानी यहाँ पे देखो आप पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ब्रैकेट में दिया गया है ED इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट L। यानी L पे ये हम देख सकते हैं, लोअर का ये L है और अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अबाउट अ गिवन पॉइंट U। यहाँ पे जो कर्व दिया गया है वो अपर का U हम देख सकते हैं। डिमांड कर्व मे बी आइदर लाइनर और नॉन लाइनर्स एज शोन बिलो। यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि जो लाइनर डिमांड कर्व और नॉन लाइनर डिमांड कर्व, ये जो है वो दो हम देखने वाले हैं। पहले जो है लाइनर डिमांड कर्व, व्हेन द डिमांड कर्व इज लाइनर दैट इज अ स्ट्रेंच लाइन, यानी कितना हम पे स्ट्रेंच आ रहा है वो बताता है। ओके, उसको हम कहेंगे लाइनर डिमांड कर्व। द डिमांड कर्व टू मीट द वाई एक्सेस पे यहाँ पे क्या दिखाया गया है, प्राइस, और एक्स एक्सेस पे यहाँ पे दिखाया गया है क्वांटिटी डिमांड। तो वाई एक्सेस एट A एंड एक्स एक्सेस एट B प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड at x axis is 0 and y axis is infinity, elasticity of demand will be the different at the each point। यहाँ पे हमें देखा जा रहा है कि आप देख सकते हैं, let us assume that AB is demand curve। यहाँ पे जो AB है वो क्या है, हमारी डिमांड कर्व है। एस पी इज इक्वल टू, उन्होंने वहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि पी बी डिवाइडेड बाय पी ए इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4। आप समझ सकते हैं कि 4 कैसे आया। यहाँ पे ए से लेके P2 तक और P2 से लेके P तक, P से लेके P1 तक और P1 से लेके B तक, ये जो है वहाँ पे दो पॉइंट का हम डिफरेंट देख रहे हैं। दो पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किए गए हैं, यानी A और P2 के बीच 2 पॉइंट, P2 और P के बीच 2 पॉइंट, P और P1 के बीच 2 पॉइंट और P1 और B के बीच जो है वो 2 पॉइंट हमने यहाँ पे एक एज्यूम किया है। At point P, the point elasticity is measured as P is equal to PB divided by PA is equal to 4 divided by 4। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि PB जो है वहाँ पे हम यहाँ पे 2 और 2 यानी 4 हो गए, और PA यानी PA देखा तो P से लेके A तक हम देख सकते हैं कि P2 2 और P2 से A तक 2, ऐसे 4 पॉइंट हो गए, यानी 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। दस एट अ पॉइंट P डिमांडेड इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी ये जो है इज इक्वल हो गए, यानी ये हो गया हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ED इज इक्वल टू 1। सेकेंड हम देखते हैं एट अ पॉइंट P1 द पॉइंट इलास्टिसिटी इज मेजर एज। हम सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे P1 जो है P1 इज इक्वल टू P1B डिवाइडेड बाय P1A। अब P1A तक देखेंगे हम, P1A तक हम देखेंगे, A से लेके P1 तक वो 6 पॉइंट हो जाते हैं, और P1 से B तक देखेंगे तो वो 2 पॉइंट हो जाते हैं, यानी 2 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 0.33। तो हमारा ये क्या हो गया, वो हमारा
लेस देन 1 हो गया। दस एट अ पॉइंट P1 डिमांडेड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। जब हमारी डिमांड कम हो जाती तो हम उसको क्या कहते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक। यहाँ पे डिमांड कम हो गई। एट अ पॉइंट P2 द पॉइंट इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज P2 इज इक्वल टू P2B डिवाइडेड P2A इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि P2 से लेके B तक जो हो जाते हैं वो हमारे 6 पॉइंट हो जाते हैं, और P2 से लेकर A तक हमारे देखें तो वो 2 पॉइंट हो जाते हैं, यानी 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। Thus at point P2 demanded is relatively elastic demand, यानी ED greater than 1। ये हो गया हमारा। At point A and the point elasticity is infinity because upper segment is 0 perfectly elasticity demand। हम इन्फिनिटी कब बोलते हैं, जब हमारी यानी थोड़ा सा बदलाव आने तक ज़्यादा हम रिएक्ट करते हैं, उसको हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, 5 पॉइंट हम देखेंगे। एट अ पॉइंट बी द पॉइंट इलास्टिसिटी इज अ ज़ीरो बिकॉज लोअर सेगमेंट इज ज़ीरो, यानी परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड जब हमने देखा था उस टाइप पे हमने देखा था कि 20% प्राइस जब फॉल्स हो जाती है तब विल हैव नो इफ़ेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांड। जब प्राइस में 20% की भी कम हो जाती है तो भी उसका डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं हो जाता, तो उसको हम कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ओके, अब इसी को इसका ही दूसरा मेथड है। पहला हमने देखा कि पॉइंट मेथड में हमने देखा कि लाइनर डिमांड कर्व, एंड सेकंड हम देखेंगे उसी तरह का नॉन लाइनर डिमांड कर्व। व्हेन द डिमांड कर्व इज नॉन लाइनर that is conveys to origin to measure a price elasticity of demand, we have to draw a
touching the given point on the demand curve and extending it to meets y-axis at a point A and y-axis at a point B। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइन नहीं है तो कैसे डिमांड कर्व होगा। ये कर्व जो है टू ओरिजिन एंड मेजर्स द प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पे किया जाता है। तो वहाँ पे हम देखेंगे उसका जो फॉर्मूला है ED इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ द टारगेट बिलो द गिवन पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द टारगेट अबव द गिवन पॉइंट इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय U जो है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ED इज इक्वल टू EA ब्रैकेट में देख सकते हैं ED इज इक्वल टू 1 यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ED ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन EA और ब्रैकेट में हम देख सकते हैं ED ग्रेटर देन 1 यानी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड EB लेस देन EA यानी ED लेस देन 1 रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। जो हमने मेथड्स देखे उनसे हम उस कौन से टाइप में कौन सा प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड हम आएगा वो हम निकाल सकते हैं। ये जो था हमारा आज का मेथड्स ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी प्राइस को कैसे हम मेजर करेंगे। इनके जो 3 मेथड थे वो हमने आज स्टडी किए। हम आगे के लेक्चर में देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।